हेलो एवरीवन। आज एक नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आई हूँ डी ट्रिपल एस बी का जो एनटीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो वीडियो दी थी उसमें आरटीआई का रिप्लाई दिखाया, मतलब आरटीआई के थ्रू जो डाटा मिला था हमको कि किस कैटेगरी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था एग्ज़ाम के लिए, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई थी। और जो टोटल मिला के हुए थे वो 11,900 बच्चे हुए थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो इतने बच्चों ने तो एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से हमारे कुछ बच्चे एनसीटी के हैं जिनका डिप्लोमा वैलिड नहीं होता। एनसीटी वाला डिप्लोमा वैलिड नहीं है, वो डी ट्रिपल एस बी में तो नहीं चलता है। फिर भी कई लोगों को बहुत डाउट है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो ये वाला डिप्लोमा तो नहीं चलेगा। तो इसमें से आप 11,900 में से काफ़ी सारे बच्चे आपको सेम ऐसे ही मिल सकते हैं, और काफ़ी सारे डीएलएड से जिन्होंने कर रखा है, डीएलएड कर रखा, उन्होंने भी फॉर्म फिल किया और एग्ज़ाम दिया है। बीएड नॉर्मल जो करते हैं वो भी फिल कर देते हैं उसमें, क्योंकि एनटी नर्सरी बीएड मांगा होता है ना एनटीटी में, तो वो लोग बीएड देख के नॉर्मल बीएड वाले भी कई बार अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है उन लोगों को, क्लियर चीज़ें पता नहीं होती कि नर्सरी बीएड भी होती है। नर्सरी बीएड सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जामिया से होती है, जामिया कॉलेज जो है दिल्ली में, उस वहीं पे होती है नर्सरी बीएड, तो वो अलग से होती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कैंडिडेट आप मान सकते हैं कि जो वैलिड नहीं होंगे, बेशक उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने आंसर की आ गई है, आंसर की देखने के बाद काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे 150 प्लस बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, 140 ऐसे-ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोगों को आपके करेक्ट नंबर याद है, अगर आपकी यूआर में 120 और 30 के बीच में नंबर बन रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, तो आप लोग अपने आप को सेफ मान के चलिए आंसर की के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके बाद जो ई डोजियर के लिए आएगा उसमें कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन होगा। किसी के नंबर बढ़ेंगे तो किसी के नंबर घटेंगे। कितने घट सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर घट जाएंगे, 110 पे आके रुक जाएगी। तो जिसके भी आंसर की के अकॉर्डिंग इतने बन रहे यूआर में, वो अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। और सारी जितनी भी मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई थी, एससी के लिए 80 से 90 के बीच में, ओबीसी के लिए भी आप इतनी ही मान सकते हैं 80 से 90 के बीच में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ओबीसी ही चलता है। और उसमें जो वैकेंसी ऑफ नंबर है दिल्ली ओबीसी के लिए, वो अच्छी खासी है, 300-350 या 300 प्लस में है। तो इतने बच्चे नहीं मिलेंगे ओबीसी के दिल्ली के, क्योंकि किसी का एनसीएल जो एनसीएल होता है वो आफ्टर कट ऑफ का हुआ, मतलब जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने की है उसके बाद, जैसे कि फरवरी में लास्ट डेट थी, लेकिन उसका जो एनसीएल है वो मार्च में जाके रिन्यू हुआ है या एक्सपायर हो चुका है, नहीं बना हुआ है नया, तो वो वैलिड नहीं होगा। वो जो एनसीएल होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है सिर्फ। अगर किसी ने 2021 में बनवाया था और नहीं आज तक अरे एनसीएल बनवाया और उसने फॉर्म फिल कर दिया और मान रहा है कि मैं ओबीसी में हूँ, तो वो ओबीसी में काउंट नहीं होता। इसलिए दिल्ली ओबीसी की जो कट ऑफ होती है वो कम जाती है। एससी से और ओबीसी की मिनिमम 1-2 नंबर का ही फ़र्क आ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता है, क्योंकि इसमें ओबीसी वाले में वैकेंसी ऑफ नंबर ज़्यादा है और एससी की जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कम होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करती है हमारी कट ऑफ को। बस इतना नहीं कि पेपर इजी आया या टफ आया,
नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है किस कैटेगरी में, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं किस कैटेगरी में, ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। आप लोग बवाल मचा के रख रखा है बच्चों ने, कितने आएंगे, कितने डोजियर जाएगा, कितना सेफ स्कोर होगा। तो अगर आपके यूआर में बन रहे 130 भी 120 से 30 के बीच में, तो आप लोग अपने आप को सेफ मानिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद देखते हैं जिसके किसके कम होते हैं किसके बढ़ते हैं, लेकिन आपके अगर आपको लगता है कि हाँ करेक्टली मेरे 120 और 130 के बीच में, तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एससी वाले 80 से 90, मतलब आप लोग कम से कम अपना 100 का टारगेट आंसर की के अकॉर्डिंग तो लेके चलिए। एससी ओबीसी वाले और एसटी वाले भी, एसटी वालों की कम ही जाएगी। एसटी वालों आप लोग अगर आपके आंसर की में 90 से 100 में बन रहे, तो आप लोग भी बिल्कुल सेफ हैं। और फिजिकल हैंडीकैप बच्चे वाले जो हैं, बच्चे जो हैं वो भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं अगर उनके 80 या 90 बन रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन है कि ई डोजियर कब तक आएगा, कब तक। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा DSSB में जो काम चल रहा है, मतलब सारी जो काम चल रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम का हो चाहे आंसर की रिलीज़ करने की चीज़ें हो, वो काफ़ी स्पीड में हो रही हैं, सारी चीज़ें स्पीड में हो रही हैं। और जो ई डोजियर नॉर्मली पहले भी निकलता था, वो 3 to 4 मंथ में निकलता था। तो जो हमारा ई डोजियर है आप लोगों का एनटीटी का, वो भी आप लोगों का नवंबर टू दिसंबर इसके बीच में ही आप लोगों का ई डोजियर निकल सकता है। ई डोजियर जो फॉर्म फिलिंग है आपका नवंबर या दिसंबर में ही आएगा। आप लोगों का ई डोजियर फिल करने के बाद जो रिजल्ट है वो कब तक, तो अगर आप लोगों ने नवंबर टू दिसंबर जो है ई डोजियर फिल कर दिया, मतलब इस मंथ तक तो ई डोजियर आ ही जाना चाहिए आप लोगों का एनटीटी का। आप लोगों ने इसको भर दिया नवंबर दिसंबर में, तो इससे भी 3 to 4 मंथ के बाद फाइनल रिजल्ट जो होता है वो डिक्लेयर्ड कर मतलब अनाउंस कर दिया जाता है DSSB के साइड से। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ये सारा मिला के 6 to 8 मंथ तो लगने ही वाला है पूरा प्रोसेस होने में। अगस्त से एग्ज़ाम से लेकर, अगस्त से लेकर 6 से 8 महीने में ई डोजियर और फाइनल रिजल्ट तक का टाइम आप लोगों को लगेगा। तो रोज़ रोज़ एक ही क्वेश्चन पूछना अच्छी बात नहीं है। आप लोग इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं, मतलब अभी पंजाब में वैकेंसी का सुनाई दे रहा है। आप लोग स्टडी करिए अच्छे से, आगे की प्रोसीड करिए। अगर आप लोगों का लग जाता है तो बहुत वेल एंड गुड है, आगे भी तो स्टडी करनी ही है ना, तो आगे करते रहिए अच्छे से। वैकेंसी आएंगी फिर भर दीजिएगा। अभी तो 6 to 8 मंथ पूरा टाइम लगने वाला है DSSB की जो हमारी एनटीटी वैकेंसी का फाइनल होने में। 6 to 8 मंथ कहीं नहीं गए हैं, इतना टाइम आप ले मान के चलिए, इतना लगना ही लगना है। इससे ज़्यादा लग सकता है लेकिन इससे कम नहीं लगेगा। ये आप लोगों का एनटीटी का है। और इससे जुड़ी कोई भी अनदर क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। एंड मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।